सोचिए, पूरे 50 साल के एक लंबे इंतजार के बाद हम इंसान एक बार फिर गहरे अंतरिक्ष में लौट रहे हैं। पर इस बार की वापसी बिल्कुल अलग है। इसके लिए हमें चाहिए एक पूरी तरह से नई, बहुत ज्यादा शक्तिशाली और हाँ, पहले से कई ज्यादा सुरक्षित टेक्नोलॉजी। तो ये सब होगा कैसे? आइए आज इसी की बात करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हम गहरे अंतरिक्ष में वापस जा ही क्यों रहे हैं। फिर हम आर्टेमिस के दिल यानी उसके जबरदस्त इंजन एसएलएस को समझेंगे। उसके बाद बात होगी क्रू के घर यानी डीप स्पेस वेसल ओरायन की। फिर देखेंगे कि असल में ये मिशन कैसे काम करता है और आखिर में इस सब का मतलब क्या है, ये हमारे लिए कौन से नए दरवाजे खोलेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस नई इंजीनियरिंग की, इस नई तकनीक की जरूरत है ही क्यों। देखिए, जो अपोलो मिशन थे वो एक तरह से चांद तक की एक रेस थी, एक जियोपॉलिटिकल स्प्रिंट, बस वहां पहुंचना था। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम बिल्कुल अलग है। यहाँ मकसद सिर्फ चांद पर जाना नहीं है, बल्कि वहां एक परमानेंट बेस बनाना है। एक ऐसा बेस जो मंगल तक जाने के लिए एक लॉन्च पैड का काम करे। और जाहिर है, इतने बड़े काम के लिए हमें पूरी तरह से नए और ज्यादा दमदार टूल्स की जरूरत पड़ेगी। गहरे अंतरिक्ष में जाने के लिए जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है, वो है हमारी अपनी धरती की पकड़ से छूटना, उसकी जबरदस्त ग्रेविटी से बाहर निकलना। और इसके लिए चाहिए बेहिसाब ताकत। और ये ताकत देता है स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस। जानते हैं कितनी ताकत? पूरे 8.8 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट। ये वो जोर है जिससे ये रॉकेट जमीन छोड़ता है। अब 8.8 मिलियन पाउंड सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर यह है कितना? तो इसे ऐसे समझिए, जैसे करीब 302, जी हाँ, 302 F-15 फाइटर जेट्स एक ही साथ टेक ऑफ कर रहे हों। उतनी ताकत सिर्फ एक एसएलएस लॉन्च में होती है। वाकई ये एक हैरान कर देने वाली पावर है। तो सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त पावर आती कहाँ से है? इसके दो मेन सोर्स हैं। पहला तो है इसका बहुत बड़ा कोर स्टेज, जिसमें लगे हैं 4 RS-25 इंजन। और ये इंजन ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बेहद ठंडे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को। और फिर इसके दोनों तरफ लगे हैं 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। लॉन्च के शुरुआती 2 मिनटों में सबसे ज्यादा धक्का, सबसे ज्यादा थ्रस्ट इन्हीं से मिलता है। ये इतनी ताकत है कि एक 32 मंजिला इमारत को जमीन से उठा सकती है। और इतनी पावर की जरूरत सिर्फ धरती के ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि एक भारी भरकम स्पेसक्राफ्ट को चांद तक के लंबे सफर पर भेजने के लिए है। तो रॉकेट की बात तो हो गई, ये हमें ऊपर ले जाएगा, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे कहाँ? तो चलिए अब इस पजल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। वो स्पेसक्राफ्ट जो इस लंबे सफर पर एस्ट्रोनॉट्स का घर भी होगा और उनकी ढाल भी। और इसका नाम है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। देखिए, ये सिर्फ एक टैक्सी नहीं है जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक ले जाए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन क्रू कैप्सूल है, जिसे खास तौर पर लंबे और गहरे अंतरिक्ष के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रांसपोर्ट भी है और एस्ट्रोनॉट्स का घर भी। ओरायन का डिजाइन बहुत ही स्मार्ट है। ये 3 हिस्सों में बना है। सबसे ऊपर है लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम। इसे एक तरह का एस्केप पॉड समझिए, जो लॉन्च के वक्त कोई भी गड़बड़ी होने पर क्रू को रॉकेट से सुरक्षित दूर ले जाता है। फिर आता है क्रू मॉड्यूल। ये वो जगह है जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। और आखिर में है सर्विस मॉड्यूल। ये असल में ओरायन का पावर हाउस है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इंजन, सब कुछ यहीं होता है। अगर हम इसकी तुलना पुराने अपोलो कैप्सूल से करें, तो ओरियन एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अपोलो में सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स के लिए जगह थी, और वो भी छोटे मिशनों के लिए, जबकि ओरियन में अंतर 50% ज्यादा जगह है। इसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स तक रह सकते हैं, और वो भी लंबे मिशनों के लिए। तो ये हर लिहाज से एक बड़ा कदम है। ठीक है, तो हमारे पास रॉकेट भी है और स्पेसक्राफ्ट भी। अब सवाल ये है कि जब ये दोनों अविश्वसनीय मशीनें एक साथ काम करती हैं, तो होता क्या है? आइए देखते हैं। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है आर्टेमिस 1 मिशन का। ये 2022 के आखिर में हुआ था, और ये एक तरह का ड्रेस रिहर्सल था, बस इसमें कोई इंसान नहीं था। इस 25 दिन के मिशन में लॉन्च से लेकर बूस्टर सेपरेशन, चांद के पास से गुजरना और फिर धरती पर खतरनाक वापसी, हर एक फेज को बहुत बारीकी से टेस्ट किया गया। लेकिन जानते हैं, इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक हिस्सा कौन सा था? वो था वापसी का पल, धरती के वायुमंडल में दोबारा एंट्री।
ये ओरायन की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जरा रफ्तार का अंदाजा लगाइए। जब ओराइन चांद से लौटकर धरती के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो उसकी स्पीड होती है करीब 25,000 मील प्रति घंटा। ये इतनी तेज है कि बंदूक से निकली गोली भी इसके सामने धीमी लगे। अब इतनी तेज रफ्तार का नतीजा क्या होता है? जबरदस्त फ्रिक्शन यानी घर्षण। इसकी वजह से कैप्सूल के चारों तरफ प्लाज्मा की एक आग की परत बन जाती है और टेम्परेचर पहुंच जाता है 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। सोचिए, सूरज की सतह से लगभग आधा गर्म। इस भयानक गर्मी में ज्यादातर धातुएं पिघल सकती हैं और यही काम आती है ओरियन की हीट शील्ड, जिसे इसी आग को झेलने के लिए बनाया गया है। तो ठीक है, हमने इन सिस्टम्स को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया, ये काम करते हैं। पर अब बड़ा सवाल ये है कि इस इंजीनियरिंग का हमारे भविष्य के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि एसएलएस और ओरियन सिर्फ चांद पर जाने के टूल्स नहीं है, ये एक पूरी बुनियाद है, एक ऐसा मजबूत आर्किटेक्चर है जो हमें बार बार चांद पर जाने और भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने में मदद करेगा। ये सिर्फ एक मिशन के लिए नहीं, बल्कि स्पेस ट्रैवल के एक नए दौर की शुरुआत है। तो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट तो अब तैयार हैं, वहां तक पहुंचने की समस्या का हल निकल आया है। पर ये हमें एक नए सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि एक मल्टी प्लानेटरी स्पीशीज बनने के रास्ते में, यानी मंगल ग्रह तक इंसानी मिशन के लिए, अब सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती क्या बाकी है?